सो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज हम लोग सितंबर 2024 से लेकर जुलाई 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखने वाले हैं, है ना। अभी पार्ट 2 हम लोग कर रहे हैं। पार्ट 1 में ऑलरेडी मैं आपको करवा चुका हूं। कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने करवाए थे। आज हम लोग पार्ट 2 देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको ध्यान से देखना है। अराउंड हम लोग 2000 से ज्यादा क्वेश्चन इस सीरीज में प्रैक्टिस करने वाले हैं अगले 20-25 दिन के अंदर, ठीक है। तो आपको डेली मेरी वीडियोस देखनी है और मैं ये आपसे वादा कर रहा हूं कि हम लोग कम से कम 50 मार्क्स के क्वेश्चंस सिर्फ इस सीरीज से सॉल्व करेंगे, ठीक है। मतलब 50 मार्क्स आपके आराम से सॉल्व होने वाले हैं इस सीरीज से। तो ध्यान से देखना है, इंग्लिश और हिंदी वाले दोनों ही बच्चों को, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्या है? व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन सद्भावना लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2024? तो ऑपरेशन सद्भावना का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? हिंदी वाले बच्चे पढ़ लेंगे। ऑपरेशन सद्भावना का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है to provide humanitarian assistance and disaster relief to communities affected by typhoon Yagi, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे भी इसको पढ़ लेंगे। अब ऑपरेशन सद्भावना के बारे में आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल फिलहाल में ही साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जैसे कि म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपींस, इन सारी कंट्रीज को एक बहुत ही बड़े टाइफून ने हिट किया था। टाइफून का नाम क्या था? टाइफून यागी, ठीक है। तो इसकी वजह से काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शंस हुई और इंडिया ने हमेशा की तरह उनको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड किया था। तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए जिस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था उसका नाम क्या था? ऑपरेशन सद्भावना। तो याद रहेगा किस चीज के लिए था ये? टाइफून यागी के लिए था। ये चीज आपको ध्यान रखना है। यागी ने किसको हिट किया था? साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को किया था, जैसे कि म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपींस को। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, इन सब में सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुई थी। ये भी चीज आप ध्यान रखेंगे। तो टाइफून यागी आपको याद हो गया, है ना। ऑपरेशन सद्भावना किस चीज के लिए? टाइफून यागी से ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए, है ना। तो भी हाल फिलहाल में कुछ और साइक्लोन के नाम आपको, साइक्लोन जो भी न्यूज में थे तो उनके नाम भी आपको पता होने चाहिए, जैसे कि ऑपरेशन फेंगल किसको हिट किया था? इंडिया एंड श्रीलंका को हिट किया था। नाम ध्यान रखना, किसको हिट किया था? इंडिया श्रीलंका को। ऑपरेशन साइक्लोन दाना इंडिया को हिट किया था। साइक्लोन रिमल इंडिया एंड बांग्लादेश को हिट किया था। साइक्लोन मोचा म्यांमार एंड बांग्लादेश को हिट किया था। और साइक्लोन बिपरजॉय इंडिया एंड पाकिस्तान को लॉन्च हिट किया था। ये भी चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर कुछ ऑपरेशन के नाम, जैसे कि ऑपरेशन ब्रह्मा अभी हाल फिलहाल में म्यांमार में एक 7.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था। उस चीज से वहां के लोगों को बचाने के लिए हम लोगों ने एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस लॉन्च किया था। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस ऑपरेशन लॉन्च किया था। उस ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन ब्रह्मा, ठीक है। तो ऑपरेशन ब्रह्मा किस चीज से रिलेटेड है? म्यांमार से रिलेटेड है। ऑपरेशन सद्भावना मैंने आपको बता दिया। ऑपरेशन इंद्रावती आप ध्यान रखेंगे। इंद्रावती, हैती, इंद्रावती और हैती, ये ध्यान रखना है। इंद्रावती कहां लॉन्च किया गया था? हैती में लॉन्च किया था, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा गैंग वायलेंस बढ़ गया था। तो इस चीज के लिए वहां पे फंसे हुए 12 इंडियन सिटीजन को बचाने के लिए हम लोगों ने ऑपरेशन इंद्रावती लॉन्च किया था, ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भी हाल फिलहाल में कौन सी कंट्रीज में हम लोगों ने ऑपरेशन लॉन्च किया है जहां पे गैंग वायलेंस बढ़ गया था? तो 12 इंडियन सिटीजन को बचाया गया था ऑपरेशन इंद्रावती के तहत। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और फिर एक ध्यान रखना है आपको ऑपरेशन सिंधु के बारे में। भी हाल फिलहाल में आपको पता होगा ईरान और इजराइल के बीच में एक कंफ्लिक्ट हो गई थी। तो ईरान में फंसे हुए भारतीय को बचाने के लिए जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया था उसका नाम क्या था? ऑपरेशन सिंधु, ठीक है। तो ऑपरेशन ब्रह्मा याद हो गया, सद्भावना याद हो गया, इंद्रावती याद हो गया और ऑपरेशन सिंधु याद हो गया, है ना। वैसे ही साइक्लोन के नाम जैसे फेंगल, दाना, रिमल, मोचा, बिपरजॉय एंड यगी, ठीक है। तो सारी चीज आपको याद होती जा रही है ना। यही फायदा है इस सीरीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी और इंग्लिश वाले दोनों ही बच्चे। विच यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन एशिया वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द मोस्ट फोटोजेनिक बाय टाइम्स ट्रेवल इन 2024, ठीक है। मोस्ट फोटोजेनिक मतलब होता है कि मतलब सबसे ज्यादा लोग वहां पे फोटो खिंचवाना पसंद करते हैं। लोग जब वहां पे फोटो खिंचवाते हैं तो उनको काफी मजा आता है। तो ऐसी कौन सी साइट को इस बार मोस्ट फोटोजेनिक का एक तरीके से किताब दिया गया है टाइम्स ट्रेवल की तरफ से? तो करेक्ट आंसर क्या है? अंगकोर वत टेम्पल, कंबोडिया, ठीक है। तो पहला फैक्ट तो यही ध्यान रखेंगे कि अंगकोर वत को क्या मिला है? मोस्ट फोटोजेनिक का किताब मिला है। प्लस आपको यह ध्यान रखना है कि कहां पे है? तो ये कंबोडिया में है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो अंगकोर वत कहां पे है? कंबोडिया में है। काफी सिंपल क्वेश्चन ये बन सकता है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है। अब कुछ चीज आपको ध्यान रखना है अंगकोर वत के बारे में कि ये टोटल 200 एकड़ में फैला हुआ है। अंगकोर वत कितने एकड़ में फैला हुआ है? 200 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें बहुत सारे टेंपल है। मतलब सिर्फ ये एक टेंपल नहीं है, इसमें अराउंड 91 टेंपल्स हैं। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये 9 से लेके 13 सेंचुरी के बीच में बनाया गया था, जो कि उस टाइम लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड था, ठीक है।
मतलब इसे आप एक हिंदू साइट कह सकते हो, लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड था, बट बाद में ये एक बुद्धिस्ट साइट बन गई है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अंगकोर वत टेंपल के बारे में आपको ध्यान रखना है। एक बार इसकी मैं फोटो भी आपको दिखा देता हूं कि किस टाइप का दिखता है। कुछ इस टाइप के इसके अंदर 91 टेंपल्स हैं और ये पूरे 200 एकड़ में फैला हुआ है। पहले इसे ये लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड था, बट अब इसे आप बुद्धिस्ट साइट कह सकते हो। कहां पे है? कंबोडिया के अंदर में है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। और कंबोडिया इस बार न्यूज में भी क्यों था? क्योंकि कंबोडिया एंड थाईलैंड का क्या चल रहा था, यहां पे कंफ्लिक्ट स्टार्ट हो गया था, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो कंबोडिया की एक बार लोकेशन भी देख लोगे, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, ऊपर लाओस से बॉर्डर लगा रहा है, वेस्ट साइड में थाईलैंड से, ईस्ट में वियतनाम से बॉर्डर लगा रहा है कंबोडिया। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो सारी चीजों को आपको कवर करते हुए चलना है। समझ में आया कि नहीं आया? तो अंकोर वत को समझ में आ गया। अंकोर वत क्या है? एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, जो कि कहां पे है? कंबोडिया में है ना। अब ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या होती है, इसके बारे में भी थोड़ा जान लो। ये वैसे साइट है जो कि बहुत ज्यादा एंशिएंट है, जो कि हमारे आगे जो आने वाला भविष्य है उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कल्चर से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारा कोई बहुत ज्यादा एंशिएंट चीज हो, तो इस चीज के लिए उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे दिया जाता है। तो अभी इंडिया में कितने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये भी क्वेश्चन में आ सकता है कि अभी इंडिया में कितने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो आपको ध्यान रखना है कि अभी इंडिया में टोटल 44 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कितने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? टोटल 44 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में ही 2025 के अंदर, ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, 2025 के अंदर किसको ऐड किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में? तो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को ऐड किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, ठीक है। किसको ऐड किया गया है? मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को। अभी मराठा मिलिट्री क्या है? यहाँ पे ये मराठा के आप किले विले समझ लो, जो कि महाराष्ट्र और तमिलनाडु में फैले हुए हैं। तो इसको भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है, क्योंकि हमारे कल्चर के लिए, हमारे हिस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यूनेस्को समझ में आ गया किस चीज के लिए है? हमारे कल्चर और एंशिएंट के लिए, एंशिएंट हिस्ट्री, ये सब के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम लोग यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा देते हैं कुछ स्पेशल साइट्स को, जो कि बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। टोटल इंडिया में कितने हैं? टोटल इंडिया में 44 ऐसे साइट्स हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है ना। पूरे वर्ल्ड लेवल पे कितने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? तो इंडिया के लेवल पे मैंने आपको बता दिया कितने हैं, 44 है। वर्ल्ड लेवल पे कितने हैं? 1248 है। वर्ल्ड लेवल पे 1248 साइट है, और इंडिया लेवल पे कितने हैं? 44 साइट है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो सारी चीजों को आपको क्लियर करते हुए चलना होगा। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में आपको इतना समझ में आ गया कि इस बार किसको मिला है? इस बार मिला है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा। तो यहां से भी क्वेश्चन आपका निकल के आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, इसी के बाद आपको ध्यान रखना है कि मराठा मिलिट्री लैंडस्केप समझ में आ गया कि 2025 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। चराइदो मिदाम को 2024 में, ईयर ध्यान रखना है, 2024 में किसको दर्जा दिया गया था? चराइदो मिदाम को। मिदाम आपको जानते होंगे, मिदाम कुछ इस टाइप के बरियल साइट्स है। कहां पे? असम के अंदर, ठीक है, जहां पे अहोम किंगडम के जो रूलर्स होते थे उनको दफनाया जाता था, ठीक है। तो उनका बरियल साइट था ये, और इसको भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था 2024 के अंदर, ठीक है। तो वैसे ही 2023 के अंदर भी होयसाला टेम्पल्स को दिया गया था। किसको दिया गया था? होयसाला टेम्पल्स को दिया गया था, जो कि कर्नाटका में है। और शांति निकेतन को दिया गया था। किसको दिया गया था? शांति निकेतन को दिया गया था, जो कि वेस्ट बंगाल में है, जिसको स्टैब्लिश किया था किसने? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक है। तो सारी चीज आपको क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? और एक 2021 वाला और याद कर लो, हड़प्पन साइट, हड़प्पन सिटी को भी, धोलावीरा हड़प्पन सिटी को भी क्या मिला जा चुका है? इसको भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला जा चुका है, ठीक है। तो अभी आपको ध्यान रखना है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कि इस बार यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा किसे मिले? मराठा को मिला है ना, क्योंकि मराठा भी बहुत न्यूज में थे, महाराष्ट्र काफी ज्यादा न्यूज में था। तो इससे भी आपको ध्यान रख सकते हो कि मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को इस बार यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है। 2024 में चराइदो मिदाम को मिला है। हो सकता है ईयर से लिंक करके क्वेश्चन कुछ पूछ ले, तो आप उसका ध्यान रखोगे। 2023 में किसको मिला है? 2023 में होयसाला के टेम्पल्स को मिला है और शांति निकेतन को मिला है। और 2021 में किसको मिला है? मिला है धोलावीरा को, ठीक है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा एग्जाम के बारे में ध्यान रखना होगा। तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, तो आपको हर चीज के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। हिंदी और इंग्लिश वाले दोनों ही बच्चे ध्यान से पढ़िए इसको कि व्हाट इज द टोटल फाइनेंशियल आउटले, टोटल फाइनेंशियल आउटले अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट फॉर द बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। बायोराइड स्कीम के लिए पूछा गया है कि कितने रुपए आवंटित किए गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि बायोराइड स्कीम के लिए 9,197 करोड़ रुपीस को क्या किया गया है? आवंटित किया गया है, ठीक है। 9,197 करोड़ को बायोराइड के लिए, बायोराइड स्कीम के लिए आवंटित
किया गया है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब बायोराइट स्कीम क्या है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, बट उससे पहले मैंने आपको कल याद करवाया था एग्रीश्योर स्कीम के बारे में, है ना। कौन सी स्कीम के बारे में? एग्रीश्योर स्कीम के बारे में। अब ये एग्रीश्योर स्कीम किस चीज के लिए थी? एग्री से मैंने आपको याद कराया था, एग्रीकल्चर, मतलब जो भी ऐसी कंपनीज, जो भी ऐसे स्टार्टअप जो कि एग्रीकल्चर के फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनको फंडिंग प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया था? एग्रीश्योर स्कीम को लॉन्च किया गया था, ठीक है, ताकि ऐसे स्टार्टअप जो कि एग्रीकल्चर के फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे किसानों की हेल्प कर रहे हैं एक तरीके से, तो उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड प्रोवाइड कर रही थी ताकि वो अपना कामकाज आगे बढ़ा सके, अपने और इनोवेशन कर सके, है ना। तो वैसे ही एक बायोराइट स्कीम है। वैसी कौन सी स्कीम है? बायोराइट स्कीम। अभी बायोराइट स्कीम क्या है? नाम से ध्यान रखना है कि बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। किस चीज से रिलेटेड है? बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ऐसे स्टार्टअप जो कि बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन सबको फंडिंग प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन सी स्कीम स्टार्ट की है? बायोराइट स्कीम। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बायोराइट किस चीज के लिए है? बायोटेक्नोलॉजी के लिए। और एग्रीश्योर किस चीज के लिए है? एग्रीकल्चर के लिए है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो क्लियर हो गया? ये चीज आपको आई थिंक समझ में आ चुकी होगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द टोटल फाइनेंशियल आउटले? कितने पैसे आवंटित किए गए अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट फॉर गगनयान प्रोग्राम एंड भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS1 डेवलपमेंट, ठीक है। तो कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? 20,193 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है। तो समझ में आ गया किस चीज के लिए? भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए, है ना। अब भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन क्या है उसको हम लोगों को समझना है, बट उससे पहले आपको ध्यान रखना होगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या होता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में आपने सुना होगा, है ना, कि हमारी धरती से करीब 400 किलोमीटर दूर, 400 किलोमीटर ऊपर कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर, जिसमें बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज के साइंटिस्ट बैठे हुए हैं, वो लगातार हमारी धरती के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। कितने किलोमीटर दूर? करीब 400 किलोमीटर दूर लो अर्थ ऑर्बिट में 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये गोल चक्कर लगा रहा है, और सिर्फ 90 मिनट में धरती का एक चक्कर लगा लेता है। क्या? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसे 1998 में लॉन्च किया गया था। अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या समझ में आया? ये एक तरीके का स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसको पार्ट बाय पार्ट फॉर्मेट में, और आपको पता होगा कि इतना बड़ा कोई बड़ा सा चीज है, इसको एक बार में तो ऊपर पहुंचाया नहीं जा सकता, तो इसको पार्ट बाय पार्ट फॉर्मेट में पहुंचाया गया था। कहां पे? लो अर्थ ऑर्बिट में, ठीक है। तो 1998 में इसे पहुंचाना स्टार्ट किया गया था, जो कि 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमारी धरती का चक्कर लगा रहा है, और सिर्फ 90 मिनट में एक बार धरती का गोल चक्कर लगा लेता है। कितने ऊपर है ये? 400 किलोमीटर ऊपर है, लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर में है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी कंट्रीज थी, शामिल थी, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट की नासा, रशिया की रोसकोस्मोस, यूरोप की यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जापान की जाक्सा, कनाडा की CSA। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये सारी स्पेस एजेंसी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बनाने में एक तरीके से शामिल थी, है ना। अब इसमें देखो कौन कौन नहीं है। रशिया तो है, बट चाइना नहीं है और ना ही इंडिया है, ठीक है। ना चाइना है और ना ही इंडिया है। तो चाइना और इंडिया ने क्या सोचा कि हम लोग अपना खुद का स्पेस स्टेशन को लॉन्च करेंगे। समझ में आया? तो एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन था, जिसको लॉन्च कब किया गया था? 1998 के अंदर, ठीक है। अब इसको टक्कर देने के लिए चाइना ने सोचा कि हम लोग का खुद का स्टेशन होना चाहिए, खुद का स्पेस स्टेशन होना चाहिए। तो इन्होंने एक स्पेस स्टेशन लॉन्च किया, जिसका नाम क्या था? तियांगोंग स्पेस स्टेशन। क्या नाम है? तियांगोंग स्पेस स्टेशन। नाम ध्यान रखना है। तियांगोंग स्पेस स्टेशन किसने लॉन्च किया? चाइना ने लॉन्च किया। अब इंडिया सोच रहा है कि हम लोगों का भी एक खुद का एक स्पेस स्टेशन होना चाहिए, अंतरिक्ष में एक ऐसा स्टेशन होना चाहिए जहां पे हमारे साइंटिस्ट जा सके और इंडिया को डेवलप कर सके। तो इंडिया ने भी सोचा है कि एक खुद का स्पेस स्टेशन होना चाहिए, जिसका नाम क्या होगा? भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, BAS, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, जिसे लॉन्च कब किया जाएगा? जिसे लॉन्च किया जाएगा 2028 में। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लॉन्च कब होगा? लॉन्च होगा 2028 में, और ये काम करना कब से स्टार्ट करेगा? 2035 से, ठीक है। तो 2035 से ये ऑपरेशनलाइज हो जाएगा, और लॉन्च कब होगा? 2028 में। तो क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है कि लॉन्च कब होने वाला है, तो 2028 में। काम करना कब स्टार्ट होगा, ऑपरेशनलाइज कब हो जाएगा? 2035 में, है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि सर 2028 में लॉन्च होगा तो 2035 में काम करना क्यों स्टार्ट होगा? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक पूरा जो इक्विपमेंट होता है, मतलब इतना बड़ा कोई स्टेशन हम लोग आकाश में कैसे लेकर जाएंगे, है ना। तो इसको पार्ट बाय पार्ट फॉर्मेट में लेके जाया जाता है ना। तो पहला जो पार्ट है वो 2028 में लॉन्च करने वाला है इंडिया, ठीक है। और आखिरी पार्ट कब करेगा? 2035 में। जब आखिरी पार्ट भी लॉन्च हो जाएगा तो दोनों पार्ट्स को मिला के एक हमारा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन तैयार
हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरी कहानी है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की, जिसको मैंने आपको काफी इजी तरीके से समझा दिया है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी समझा दिया है, यहां से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो क्वेश्चन देखो भाई कहीं से भी आ सकते हैं, आपको हर चीज के लिए थोड़ा सा रेडी रहना पड़ेगा। समझ में आया? तो ये जो फर्स्ट मॉड्यूल लॉन्च होने वाला है 2028 में, उस चीज के लिए ये 20,193 करोड़ रुपए को आवंटित किया गया है। तो क्वेश्चन अगर आया तो आप क्लियर कर लोगे, है ना? क्वेश्चन यहां से कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उससे पहले एक और चीज आपको ध्यान रखना है कि चाइना ने जो अपना एक खुद का स्पेस स्टेशन लॉन्च किया है, यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है, उसका नाम क्या है? तियांगोंग स्पेस स्टेशन, है ना? और चाइना की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? CNSA। क्या नाम है? चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, CNSA। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द ई श्रम पोर्टल? ई श्रम पोर्टल का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन इसका उद्देश्य क्या है? ई श्रम पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो प्राथमिक उद्देश्य क्या है आपको समझना है कि ई श्रम मतलब वर्कर से रिलेटेड है ना, कुछ वर्कर से रिलेटेड है, मतलब कुछ जो हमारे गरीब भाई बहन है जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, जैसे कि कूड़ा बीनने वाले हो गए, मजदूर हो गए, ठीक है, कुछ गिग वर्कर्स हो गए, तो ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है तो उनके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, ई श्रम पोर्टल। अब ई श्रम पोर्टल के तहत क्या है कि बहुत सारी ऐसी जो वेलफेयर स्कीम्स हैं जिनका वो फायदा उठा सकते हैं, उन सारी स्कीम को एक तरीके से जितने भी हमारे अनऑर्गेनाइज्ड जो वर्कर है उनको इस पोर्टल के थ्रू जोड़ा जाएगा और उनको ये जो वेलफेयर स्कीम है उनको प्रोवाइड की जाएगी। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? टू फैसिलिटेट एक्सेस टू सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर स्कीम फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। ठीक है, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजनाओं तक पहुंच सुविधाजनक बनाना। ठीक है, मतलब जो वर्कर्स है उनको इस पोर्टल से जोड़ दिया जाएगा और उनको एक तरीके से वेलफेयर स्कीम, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजनाएं उनको प्रोवाइड की जाएगी। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ई श्रम पोर्टल याद हो गया, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? हु विल अज्यूम द चेयर ऑफ एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन, ASOSAI। सीधा सीधा नाम आएगा कि ASOSAI के 16वें अध्यक्ष कौन बने हैं? ASOSAI के 16th जो असेंबली हुई है उसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो करेक्ट आंसर क्या है? उसके जो अध्यक्ष बने हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। नाम ध्यान रखना है, गिरीश चंद्र मुर्मू को ASOSAI का अध्यक्ष बनाया गया है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ASOSAI का अध्यक्ष कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं, ये है। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं ASOSAI के अध्यक्ष। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, है ना? अब ये ASOSAI क्या होता है उसको समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा SAI, सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन। सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन क्या होता है? ये ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि सरकार पे नजर रखता है कि वो पैसे ढंग से खर्च कर रही है कि नहीं कर रही। हमारे इंडिया में जो सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन है उसका नाम क्या है? कैग नाम है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो कैग नाम है हमारे सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन का। तो एशिया में पूरा एक तरीके से समझ लो कि जितने भी कैग हैं, जैसे एक इंडिया का कैग हो गया, वैसे आसपास की कंट्रीज का कैग आपस में मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती है ASOSAI। उसका अध्यक्ष कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी। अब ये जो थे हमारे पहले कैग थे, अभी ये नहीं है, ये रिटायर हो चुके हैं और अब ये ASOSAI के अध्यक्ष बना दिए गए हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कैग के बारे में समझ में आ गया। कैग क्या है? इसका काम है पोस्टमार्टम करना, मतलब हमारी सरकार पार्लियामेंट के परमिशन से क्या कर रही है? पैसे निकाल रही है और उसको खर्च कर रही है। तो खर्च ढंग से कर रही है कि नहीं कर रही है, वो काम किसका है देखना? वो काम देखना है कैग का काम। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और ये क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र है इसके बारे में। कैग के बारे में जिक्र है आर्टिकल 148 से लेके, ध्यान रखना, कैग के बारे में जिक्र है आर्टिकल 148 से लेके आर्टिकल 148 से लेके 151 के बीच में, 148 से लेके 151 के बीच में क्या जिक्र है? कैग के बारे में, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसमें आर्टिकल 148 के तहत कैग को कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेंगे। वो रेजिग्नेशन किसको देगा? रेजिग्नेशन भी वो प्रेसिडेंट को ही देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि कैग का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? कैग का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। और ये रेजिग्नेशन किसको देगा? रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट को ही देगा। इसको हटाना दोस्तों आसान नहीं है। इसको हटाने के लिए जैसे कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, वैसे ही आपको हटाना पड़ेगा। प्लस ये कितने साल तक काम करेगा? ये 6 साल नहीं तो 65 साल, जो भी पहले हो जाए
तब तक ये अपने पद पर रहते हैं। ठीक है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू का अभी कार्यकाल समाप्त हुआ है। अब इनकी जगह कौन बने हैं? अब इनकी जगह बने हैं श्री के संजय मूर्ति। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अभी हाल फिलहाल में ही इंडिया में किसको कैग बनाया गया है? तो किसको कैग बनाया गया, नाम ध्यान रखना है, श्री के संजय मूर्ति को कैग बनाया गया है 21 नवंबर 2024 को। ठीक है, ये एक आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आईएएस ऑफिसर हैं, 21 नवंबर 2024 को इनको कैग बनाया गया है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया है। किसके द्वारा? ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा। ठीक है, तो क्लियर हुआ। क्या क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 148 से लेके आर्टिकल 151 में ये रिपोर्ट बना के देती है किसको? प्रेसिडेंट को, यूनियन के केस में, और स्टेट के केस में किसको देगी? ये स्टेट को देगी, है ना। समझ में आ गया? सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। देखो काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, यहीं से आपके क्वेश्चन आपके आने वाले हैं बीपीएससी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर विच मिशन वर द 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर, परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को लॉन्च किया गया था? कौन से मिशन के तहत, है ना। अगर सुपर कंप्यूटर से क्वेश्चन आ गया तो आपको ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन आया कि कौन से मिशन के तहत बनाया जा रहा है, तो आपको ध्यान रखना है वो जो मिशन है उसका नाम है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। तो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत हम लोगों ने सोचा कि हम लोगों के पास खुद का सुपर कंप्यूटर होना चाहिए। कब सोचा था? 2015 में सोचा था। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, तब से हम लोग अपना सुपर कंप्यूटर खुद का बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो सुपर कंप्यूटर समझ में आ गया। सुपर कंप्यूटर आपको पता ही होगा कि कोई भी बड़ा जो कॉम्प्लेक्स काम होता है उसको आसानी से सॉल्व कर देता है। और इसकी यूनिट क्या है? यूनिट से बीपीएससी में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसकी यूनिट है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, फ्लॉप्स पर सेकंड इसकी क्या है? इसकी यूनिट है सुपर कंप्यूटर की, ये आपको ध्यान रखना है ना। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन को कब लॉन्च किया गया था? 2015 में लॉन्च किया गया था। और इसको कौन चलाता है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मैती दोनों मिलकर चलाता है। और इसको इंप्लीमेंट काम करने का काम किसका है? सीडैक का है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, है ना। सीडैक क्या है? सीडैक एक रिसर्च एंड डेवलप का ऑर्गेनाइजेशन है मैटी के अंदर में, जिसे 1988 में बनाया था। और 1991 में इन्होंने पहला अपना सुपर कंप्यूटर दिया था, जो कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है, परम 8000। परम 8000 सीरीज आपने सुनी होगी सुपर कंप्यूटर की। तो परम 8000 नाम का पहला सुपर कंप्यूटर दिया था किसने? सीडैक ने ही। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सीडैक, जहां पे भी सुपर कंप्यूटर का नाम होगा वहां पे आप सीडैक के बारे में हमेशा सुनते होंगे। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसने दिया? सीडैक ने ही दिया, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक 500 की लिस्ट आती है, वर्ल्ड की टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की लिस्ट होती है, उसमें कितने इंडिया के सुपर कंप्यूटर है? तो इसमें इंडिया के टोटल 4 सुपर कंप्यूटर है, जिसका नाम आपको ध्यान रखना है। ऐरावत है, परम सिद्धि एआई है, प्रत्युष है और मिहिर है ना। तो ऐरावत, परम, प्रत्युष और मिहिर किस चीज का नाम है? ये सुपर कंप्यूटर के नाम है। ठीक है, किस चीज के नाम है? सुपर कंप्यूटर के नाम है। वर्ल्ड का सबसे टॉप सुपर कंप्यूटर, सबसे ज्यादा तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर किसका है? यूएसए का है, जिसका नाम है ईआई कैपिटान। सेकंड नंबर पर फ्रंटियर है, थर्ड पे ऑरोरा है। तीनों ही यूएसए के हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा दूं सुपर कंप्यूटर के बारे में कि सुपर कंप्यूटर, परम रुद्र सुपर कंप्यूटर कौन से मिशन के तहत बनाया गया है? नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत बनाया गया है, जिसे 2015 में लॉन्च किया गया था, है ना। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत हम लोग क्या कर रहे हैं? अपना खुद का सुपर कंप्यूटर बना रहे हैं। और सुपर कंप्यूटर को मापने वाली जो यूनिट है वो कौन सी है? फ्लॉप्स है। फ्लॉप्स आपको ध्यान रखना है, किस चीज की यूनिट है? सुपर कंप्यूटर के मापने वाली यूनिट है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, 2015 में नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन को लॉन्च किया गया था, ये चीज आपको ध्यान रखना है। सीडैक क्या है? एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, किसकी? मैती की, जिसे 1988 में बनाया गया था, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो हर तरीके के क्वेश्चन के लिए मैंने आपको रेडी कर दिया है। परम 8000 क्या है? परम 8000 मैंने आपको बता दिया कि इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर था। और ऐरावत, परम सिद्धि एआई, प्रत्युष और मिहिर क्या है? ये भी सुपर कंप्यूटर के ही नाम है। ठीक है, तो क्लियर हो गया सारी चीजें, आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है कि विच स्टेट रिसेंटली पास्ड द अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड बिल 2024। ठीक है, तो अपराजिता बिल को किसने लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है अभी हाल फिलहाल में ही वेस्ट बंगाल ने, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि आज अगर रेप केस हुआ था उसके बाद अपराजिता बिल लाया गया था, ताकि जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि विच स्टेट अनाउंस्ड अ वैदिक 3D म्यूजियम। इस टाइप क्वेश्चन आता है कि वैदिक 3D म्यूजियम कौन से स्टेट में बनने वाला है? क्वेश्चन क्या आएगा? वैदिक 3D म्यूजियम भारतीय ज्योतिष, खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य को बढ़ावा देने के लिए इस विद्यालय में वैदिक 3D म्यूजियम कहां पे बनने वाला है? तो आपको ध्यान रखना है कहां बनने वाला है।
ये बनने वाला है उत्तर प्रदेश में। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश में कहां पे? उत्तर प्रदेश में वाराणसी के अंदर ये म्यूजियम बनने वाला है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो वैदिक 3D म्यूजियम कहां बनेगा? वाराणसी उत्तर प्रदेश में बनेगा। सीधा सीधा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है जो कि आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट अप्रूव्ड 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पुलिस फोर्स? पुलिस फोर्स में 33% रिजर्वेशन होना चाहिए। कौन से स्टेट ने अभी हाल फिलहाल में पास किया है? तो ये पास किया है राजस्थान ने। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो राजस्थान में ये बिल पास किया गया है जिसके तहत 33% रिजर्वेशन होगा वुमेन को पुलिस में। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विच स्टेट रिसेंटली साइंड एन एमओयू विद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साथ कौन से स्टेट ने एमओयू साइन किया है कि आप हमारे यहां पे भी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाइए? तो कौन से स्टेट ने ऐसा साइन किया है? तो तेलंगाना ने साइन किया है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो तेलंगाना ने क्या किया है? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एसोसिएशन के साथ एक तरीके का एमओयू किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है कि आप हमारे यहां पे आके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाइए। समझ में आ गया? सिंपल शब्दों में मैंने आपको बता दिया कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एसोसिएशन के साथ उन्होंने एमओयू साइन किया है कि आइए आप हमारे यहां पे आके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाइए। सीधे सीधी बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर फॉर द एशियन किंग वल्चर इन 2024? ठीक है, तो हिंदी वाले बच्चे भी पढ़ लेंगे। तो कौन से स्टेट ने इनॉग्रेट किया है वर्ल्ड का पहला जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर? जटायु कंजर्वेशन पहला वर्ल्ड का किसने लॉन्च किया है? तो आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश में ये चीज लॉन्च किया गया है। उत्तर प्रदेश में भी कहां पे? गोरखपुर फॉरेस्ट डिवीजन में इसे लॉन्च किया गया है। कहां पे? गोरखपुर फॉरेस्ट डिवीजन में। ये चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है। तो आई थिंक आप ये सारी चीजों को समझ पा रहे होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच स्टेट रिसेंटली ग्रांटेड हैबिटेट राइट्स टू द मनकीडिया कम्युनिटी? ठीक है, तो मनकीडिया कम्युनिटी को अभी हैबिटेट राइट्स दिए गए हैं, मेकिंग इट द 6th PVTG टू रिसीव सच राइट्स अंडर फॉरेस्ट राइट एक्ट। ठीक है, अब हुआ क्या, इसको समझो। मनकीडिया कम्युनिटी है, आदिवासी कम्युनिटी है, जिसको फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत कुछ अधिकार दिए गए। अधिकार क्या है कि वो वहां के जो जानवर है, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जानवरों को मार के ही खाते हैं, तो अब इनको प्रॉपर अधिकार दे दिया कि भाई आप ये चीज कर सकते हो क्योंकि आप आदिवासी हो, है ना, आपका जो भरण पोषण है वो इसी से चलता है, तो इसलिए हम लोग आपको ये हक दे रहे हैं कि आप यहाँ की पेड़ों की कटाई भी कर सकते हो, आपकी जो भी काम की चीजें हैं उनको निकाल भी सकते हो, प्लस आप जानवरों को भी वहां पे अगर किल करना चाहो तो किल कर सकते हो, जो भी आपके लिए जरूरत वाली चीज है तो कर सकते हो। ठीक है, तो कौन से स्टेट में ये एक तरीके से मनकीडिया कम्युनिटी को ये राइट्स दिया गया है? तो आपको ध्यान रखना है उड़ीसा में दिया गया है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो उड़ीसा से आपको ध्यान रखना है मनकीडिया कम्युनिटी के बारे में, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। उड़ीसा के मयूरभांज डिस्ट्रिक्ट से ये मनकीडिया कम्युनिटी क्या करती है, बिलोंग करती है। उड़ीसा के मयूरभांज डिस्ट्रिक्ट से, है ना। ये क्या है, एक तरीके का पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, पीवीटीजी है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका यूपीएससी का, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। अब पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप क्या होते हैं? ये ऐसे ट्राइब्स हैं जो कि बहुत ज्यादा खतरे की कगार पे है विलुप्त होने की, है ना, या बहुत ज्यादा आइसोलेटेड है, आप बाहरी दुनिया से बहुत ज्यादा कटे हुए हैं। तो टोटल 75 ऐसे प्राइवेट वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है। अभी पूरे इंडिया में 705 हमारे पास शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। इस शेड्यूल्ड ट्राइब में भी कुछ ऐसी ट्राइब हैं जो कि बाहरी कम्युनिटी से बहुत ज्यादा कटी हुई है, जो कि अभी भी धान गेहूं ये सब को नहीं उगाती है, वो अभी भी जानवरों को मार के ही खाते हैं, जैसे कि प्री एग्रीकल्चर लेवल पे होता था। पढ़ाई लिखाई नाम की वहां पे चीज नहीं है, और वो जो इकोनॉमी उनका बस क्या है कि वो उनको मारना है और खाना है, और इस तरीके से उनका पूरा जीवन यापन चल रहा है। तो ऐसी टोटल 75 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है जो कि 18 स्टेट में और एक यूनियन टेरिटरी में फैली हुई है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप नाम का एक ग्रुप होगा, ये एक कमीशन के तहत डिसाइड किया गया था। देभार कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया था कि एक इस टाइप का ग्रुप बना लीजिए ताकि इन सारे ऐसे जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है इनको बचाया जा सके। तो 75 अभी हमारे पास क्या है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है। टोटल शेड्यूल्ड ट्राइब्स कितने हैं? 705 शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, और देभार कमीशन के तहत पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स बनाया गया है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, है ना। अभी हाल फिलहाल में न्यूज में था एक शोम्पेन ट्राइब के बारे में। शोम्पेन ट्राइब के बारे में आपने सुना होगा, जिन्होंने पहली बार इस बार 2024 इलेक्शन में वोटिंग दी है। 2024 इलेक्शन में शोम्पेन ट्राइब ने पहली बार वोट किया है
तो इसलिए आपको शोम्पेन ट्राइब के बारे में भी पता होना चाहिए। 2024 के इलेक्शन में इन्होंने वोट किया और कहां से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से। कहां से? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से। तो हर टाइप के क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए, है ना। नेक्स्ट देखिए, टॉप 5 स्टेट एसटी पॉपुलेशन के मामले में नंबर वाइज देखा जाए तो सबसे ज्यादा 5 स्टेट, टॉप 5 स्टेट कौन कौन से हैं जो कि जहां पे एसटी की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है नंबर वाइज में, ठीक है। फिर महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान एंड गुजरात। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान एंड गुजरात। वैसे ही अगर परसेंटेज वाइज कहा जाए कि परसेंटेज में सबसे ज्यादा कहां पे है, तो मिजोरम में सबसे ज्यादा है। फिर मिजोरम के बाद नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश एंड मणिपुर, ठीक है। तो ये 5 स्टेट के बारे में ध्यान रखना है परसेंटेज वाइज। और नंबर वाइज सबसे ज्यादा कहां पे? मध्य प्रदेश में। परसेंटेज वाइज मिजोरम में। ये चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना। अब हम लोग नेक्स्ट कल की वीडियो में मिलते हैं और कुछ और क्वेश्चन को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ थैंक यू सो मच।